एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इस वीडियो में करेंगे हम विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स का फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजंस और यहाँ पे कुछ टेक्निकल चार्ट्स वगैरह की बातें करेंगे। और एंड में हम हमारा ओपिनियन बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, टारगेट प्राइस क्या हो सकती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक अपडेट देना चाहूँगा, लास्ट हमारा एक जो स्मॉल कैप वीडियो हम लोग ने कवर किया था राजरत्न ग्लोबल वायर जब हम लोग ने स्टार्ट किया था 1500 रुपीज़ से किया था। उसके बाद वो स्टॉक ने 2700 का हाई मारा और अभी वापस 2000 रुपीज़ आया है। अब यहाँ से वापस हमें लगता है कि वापस हमारी एक बाइंग जोन बन रही है और वापस ये 2000 रुपये से वापस एक 2500 रुपये के पार जाने की बिल्कुल संभावना है। तो राजरत्न ग्लोबल वायर का वीडियो भी यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया है, आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। उसी तरह की बिल्कुल कंपनी है, अगर आप देखोगे बेसिकली राजरत्न ग्लोबल वायर थोड़ी अलग बिजनेस में थी, बट विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स में भी कुछ ऐसे हो रहा है। द कंपनी इज एग्रेसिवली यहाँ पे अपना एक्सपेंशन प्लान कर रही है कुछ आने वाले 2-3 सालों में, और इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो आज से करंट भाव से भी यहाँ पे एक मल्टीपैगर गेन्स दिखा सकता है। 1650 करोड़ की एक कंपनी विधि स्पेशलिटी फूड। सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है, 2 तरह के काम करती है। ये एक तो बनाती है फूड कलर्स, जिसके अंदर भी फूड कलर्स के अंदर भी ये सिंथेटिक फूड कलर्स बनाती है, और दूसरा ये लोग डाइज वगैरह बनाते हैं। डाइज वगैरह में यहाँ पे एसिड डाइज वगैरह और तरह तरह की यहाँ पे डाइज का काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इनका जो मेन बिजनेस है वो फूड कलर्स का है। तो अगर आप देखोगे फूड कलर्स जो कि इंग्रेडिएंट्स, अब ये कहाँ काम आते हैं, बेसिकली FMCG प्रोडक्ट्स में काम आते हैं। और जब भी अब ये कलर्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है वो कंपनी ने बताया है। देखो, एक तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस बढ़ जाता है और उसी के अलावा यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस कर पाते कस्टमर्स को, और उसकी कंपनी की जो बेसिकली प्रोडक्ट की विजुअल्स वगैरह है वो सुधर जाती है। और यहाँ पे एक है ना जो कलर, फूड कलर जो होता है ना, वो बेसिकली परसीव्ड यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे आपको फ्लेवर बताता है। फॉर एग्जांपल, हमेशा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी को यहाँ पे पिंक कलर से यहाँ पे बताया जाता है। तो उस तरीके की यहाँ पे चीज़ें बताइए, दैट इज टोटली नैरेटिव, अपना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अभी इस कंपनी के अंदर क्या है कि आने वाले जो इस इंडस्ट्री के अंदर है ना, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है। पोटेंशियल ग्रोथ कैसे है, अगर आप देखोगे इसका जो साइज था 3.7 बिलियन USD का था, और FY23 तक ये 5.1 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। हाई अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप देखोगे कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे 1500 से 1700 करोड़ की यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिमांड जनरेट होती है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के अंदर एक और क्या क्या चीज़ें हो रही है, बेसिकली ये जो फूड कलर से कहाँ काम आते हैं वो बताया। फूड एंड बेवरेजेस, बेकरी, कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड सी फूड्स में काम आते हैं, और ये एक बहुत ही की कंपोनेंट है अगर आप देखोगे। और वहीं पे सिंथेटिक फूड जो है, जिसके अंदर ये विधि स्पेशलिटी काम करती है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। अभी उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक तो बेसिकली वो लो कॉस्ट है और उसकी जो इंप्रूव्ड अपीयरेंस है, हाई कलर इंटेंसिटी है और मोर कलर स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी है। अभी अगर अपन देखेंगे नेचुरल फूड कलर्स जो होते हैं ना, उसमें एक तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसमें इतनी चॉइसेस भी नहीं होती है, और वो है ना उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी वगैरह मेंटेन नहीं कर पाती। जब आप नेचर पे डिपेंड हो तो नेचर तो अपने हिसाब से यहाँ पे फूड कलर मतलब जो कलर्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा, सो दैट इज़ वेयर वहाँ पे ना यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती। सिंथेटिक फूड में एक प्रॉब्लम क्या है, अगर इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में, जैसे कि अभी बहुत टाइम से यहाँ पे जो हेल्दी फूड की वो चलन चल रही है, तो अगर हेल्दी फूड का चलन चलता है और सिंथेटिक फूड यहाँ पे एज कंपैरेटिवली नेचुरल फूड से हेल्दी नहीं है, तो ये एक यहाँ पे की रिस्क है। उसके बाद कंपनी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी R&D वो है एडवांसमेंट, जिसके अंदर कंपनी तरह तरह की यहाँ पे ना नए नए प्रोडक्ट मिक्स बनाती रहती है। उसके बाद अगर आप देखोगे विधि स्पेशलिटी यहाँ पे क्या क्या कर रही है, देखो, एक तो ये है ना लार्जेस्ट प्लेयर है एशिया के अंदर। 80 कंट्रीज़ में ये लोग अभी ना काम करते हैं, यहाँ पे अपना इनका प्रोडक्ट बिकता है, और इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 3500 मेट्रिक टन्स पर एनम है, और ये जो कैपेसिटी है 8500 मेट्रिक टन पर एनम बन जाएगी। मतलब आप समझिए कि हमने जैसे राजरत्न में देखा था ना 50,000 मतलब मेट्रिक टन्स की जो कैपेसिटी थी उनकी, और उसको वो कितना ज़्यादा अभी है ना ट्रिपल कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये भी अपनी है ना कैपेसिटी लगभग डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं, और इनके 200 एक्टिव कस्टमर्स हैं। अभी जो इनकी इंडस्ट्री यूजेज है, मैंने आपको बताया था, फूड, बेवरेजेस, कॉस्मेटिक, कन्फेक्शनरी, बेकरी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, पेट फूड्स, फार्मास्यूटिकल और होम केयर प्रोडक्ट्स में काम आती है। इनकी जर्नी की बात करते हैं, सबसे पहले जब इन लोग ने स्टार्ट किया था तो 30 मेट्रिक टन्स पर मंथ की यहाँ पे कैपेसिटी, यानी 360 मेट्रिक टन्स पर ईयर की कैपेसिटी से काम किया था। 2000 में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी 55 करी, 2005 में 90 करी, 2011 में 150, और वापस एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करके 250 किया, और उसको फिर 325 किया। और कंपनी ने अपने है ना एक तो DNC डाइस वगैरह और लेक्स एंड सॉल्वेंट डाइस का भी बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पे कंपनी जो प्लान कर रही है वो 900 मेट्रिक टन्स का कर रही है। मतलब लगातार कंपनी है ना एक्सपैंड करती आई है। आप समझो ये बिजनेस इतना ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल रहा है और लगातार कंपनी एक्सपैंड भी करती आई है, ठीक है ना। सो हर 2-3 साल में कंपनी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना है ना एक्सपेंशन
लेके आती है। और अभी जो ये एक्सपेंशन है वो सबसे बड़ा है। अगर आप देखोगे 325 से सीधा 900 मेट्रिक टन का, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटी वो 3 गुना हो रही है। मतलब ये जो फेज है ना, यहाँ पे मतलब बिल्कुल एक की एंट्री पॉइंट हो जाता है किस कंपनी के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो रेवेन्यू आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी आने वाले 3 सालों के अंदर। अभी कंपनी यहाँ पे किस तरह के फूड कलर्स वगैरह बनाती है इसमें कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए, प्राइमरी वाटर सॉल्युबल कलर्स जो होते हैं बेसिकली वो वाटर सॉल्वेंट के साथ बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड्स वगैरह होते हैं। ब्लेंड्स वगैरह में क्या होता है, 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाया जाता है। और लेट फूड्स क्या होते हैं, बेसिकली कोटिंग वगैरह में काम आते हैं। अभी इनके अलग अलग तरह तरह के बिजनेस क्या है। एक तो ब्लेंड्स है जिसमें है ना दो तीन तरह के शेड्स को बनाया जाता है मिला के। अदर्स यहाँ पे क्या है, ग्रेन्यूल्स वगैरह और यहाँ पे डीएनसी डाइस वगैरह है। तो डाइस और लेक्स का काम तो है ही इनका। उसके बाद ये एल्यूमिनियम लेक्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली ये डाइस, लेक्स और ये फूड कलर्स एक ही तरह के पार्ट है, इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, उसके बाद इनके यहाँ पे फिर वाटर सॉल्युबल कलर्स है सिंथेटिक वाले, वो जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। अभी ये आप इनकी वाइड प्रोडक्ट रेंज देख सकते हो। इनकी जो सारे प्रोडक्ट्स है ना उनको यहाँ पे यूएस एफडीए या फिर कोई भी फूड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपको यहाँ पे अप्रूव कराना पड़ता है। वहीं पर अगर फार्मास्यूटिकल में काम हो रहा है तो आपको ड्रग अथॉरिटी से कराना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एंट्री बैरियर भी है। आज हर कोई यहाँ पे फूड कलर नहीं बना सकता। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, जस्ट मतलब एक बता रहा हूँ, एशियन पेंट्स को अभी है ना अपने कलर्स बनाने के लिए किसी का रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं चाहिए होता। बट अगर एशियन पेंट्स यहाँ पे फूड कलर्स में आएगी ना तो उसको यहाँ पे अप्रूवल लगेगा। तो वो यहाँ पे रेगुलेटरी बैरियर है। वहाँ पे हर किसी को रेगुलेटरी मतलब है ना अप्रूवल नहीं मिलता है जल्दी से। अभी इनकी जो कंपनी की एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे वो 1,75,000 स्क्वायर फीट के उसमें है, जो कि है ना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे जो एक और जो प्लान कर रही है वो बेसिकली इसी के पास में एक और यहाँ पे लगभग है ना थोड़े ही किलोमीटर दूर यहाँ पे एक और जो कंपनी अपना प्लान कर रही है नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। बाकी अगर आप देखोगे जो अभी रनवे ग्रोथ है, मतलब जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो 3x हो जाएगी अगले 2 साल में। अभी 325 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, उससे अभी अगर आप देखोगे 720 और 1000 की लगभग यहाँ पे चली जाएगी। तो दिस इज द कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे अभी है ना कंपनी प्लान कर रही है। कंपनी बोल रही है कि डिमांड सप्लाई गैप में यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा मिसमैच है, उसको यहाँ पे खत्म करने के लिए हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी एक जो पहला फेज है वो कहाँ पे किया जाएगा, दहेज में, जो गुजरात के अंदर है। 360 मेट्रिक टन की कैपेसिटी वहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। 12 महीने में चालू हो जाएगा। कैपेक्स 30 करोड़ का है, जो कि इंटरनल अक्रूवल से होगा, इसके लिए कोई डेप्ट लेके नहीं ली जाएगी। फेज 2 जो कि है अर्जुन फूड्स, इनकी होली ओन सब्सिडरी है रोहा में, जो कि यहाँ पे बेसिकली अपने जो इनके महाराष्ट्र रायगढ़ से बिल्कुल पास में ही है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 350 मेट्रिक टन की यहाँ पे कैपेसिटी प्लान की जा रही है। जो 720 के लिए है वो 720 का प्लान ये है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखेंगे अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसिकली जो आई थिंक जितना मुझे याद है दहेज के लिए और यहाँ पे इन दोनों प्लांट्स के लिए इनको है ना एनवायरमेंटल अप्रूवल भी मिल गया है। इसके भी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन लगभग 12 से 18 मंथ है और 30 करोड़ का एक कैपेक्स है, और जो कि इंटरनल अप्रूवल से होगा। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। फूड एंड बेवरेजेस में कहाँ कहाँ काम आता है, अगर आप देखोगे प्रोसेस फूड, हेल्थ ड्रिंक, आइसक्रीम्स, शरबत, जैम, जेलीज, जूसेस, फिर चॉकलेट फाइलिंग्स, कैंडीज, टॉफीज, पेस्ट्रीज और सिरप्स, टेबलेट्स, कैप्सूल्स में काम आता है। शेविंग जेल्स, हेयर जेल, शैम्पूज, लिप ग्लॉस, नेल पॉलिश वगैरह, आई शेडोज, डॉग फूड, कैट फूड और पोल्ट्री फूड फीड वगैरह, डिश वॉशर्स, फूड क्लीनर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर्स वगैरह में। तो इतने सारे इनके बेसिकली यहाँ पे है ना बेसिकली डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। और ये क्या है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ प्रोडक्ट छोड़ दिया अपन, जैसे एक अगर कॉस्मेटिक को भी ले लें और फार्मास्यूटिकल, और यहाँ पे इनको है ना सबसे ज़्यादा मतलब है ना उसका ध्यान रखना पड़ता है क्वालिटी और ओवरऑल यहाँ पे मतलब वो हार्मफुल ना हो। बाकी अगर आप देखोगे शैम्पू वगैरह में थोड़ी बहुत अपनी है ना वो चलेगी, मतलब वहाँ पे इतने है ना क्वालिटी कंसर्न्स नहीं आते हैं। मार्की कस्टमर्स इनके कौन कौन से, बेसिकली मैंने इंडस्ट्री बताई। अब अगर अपन देखें कस्टमर्स कौन कौन से, ब्रिटानिया, नेस्ले, क्राफ्ट, कोको कोला, सिप्ला, पार्ले-जी, रसना, कैडिला, सनोफी, फाइजर, मार्स, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सी, कैरी, आईटीसी, मॉन्डेल्स, मालास। सो लगभग का नाम आप लोग ने सुने होंगे, और इसमें बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी कंपनीज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो एशिया के अंदर ये लार्जेस्ट फूड कलर के, सेकेंड लार्जेस्ट फूड कलर के प्लेयर है। तो अगर आप देखोगे इनकी जो कॉन्टिनेंटल सेल्स है कंट्री वाइज भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कंट्री वाइज सेल्स क्या क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो इनका यूएस का मार्केट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है। उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर इसका इतना बिजनेस नहीं है, बेसिकली टोटली एक्सपोर्टिंग का वो है। टॉप 10 कंट्रीज से 80% रेवेन्यू आता है, और टॉप 10 कस्टमर से 64% रेवेन्यू आता है। अभी देखो मतलब अपन 10 कस्टमर पे है ना डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे एक रिस्क है। एक भी कस्टमर चला गया, देखिए जनरली जाएगा नहीं, उसके पीछे भी एक रीजन है, बट यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है।
ठीक है। बाकी कंपनी लगातार यहाँ पे है ना नए कस्टमर्स का एडिशन करती रहेगी और यहाँ पे ग्रोथ को अपने वो करती रहेगी। फिर यहाँ पे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है उसके बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पे इनके किन किन तरह तरह के अप्रूवल है, यूरोपियन कमीशन, यूएस एफडीए वगैरह वगैरह, तो ये सभी तरह के अप्रूवल्स लगते हैं। ठीक है। फिर वो सर्टिफिकेशन वगैरह बताया। फिर इनकी जो R&D स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताया, क्वालिफाइड टेक्निकल टीम है, एंड यूजर अप्रोच और टेस्टिंग वगैरह और वो सब जो बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। देखिए आप इस तरह के बिजनेस में है ना, तो यहाँ पे बेसिकली एक तरीके की केमिकल इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे R&D सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे इनकी ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, एक तो ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाना, ठीक है, वहीं पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद है ना ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ये पे डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। और उसके बाद ये अपने जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग उसको है वो ऑटोमेट और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुआ, मान लीजिए अपन रॉ मटेरियल किसी और से खरीदते थे, अब वो रॉ मटेरियल अपन इन हाउस ही खरीद लेंगे या फिर उस वेंडर को ही खरीद लिया अपन ने। ठीक है। और वहीं पे कंपनी ये भी बोल रही है कि हमारा यही प्लान है कि जितना कैपेसिटी हम लोग एडिशन करेंगे उसका हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसी साल के अंदर कर ले। देखिए आपने प्लांट बना दिया, मान ली 760 मेट्रिक टन बना दिया, बट वो यूटिलाइज भी करना चाहिए ना, तो वो भी कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि हम लोग उसका प्लान हमारे पास है। हाई एंट्री बैरियर्स क्या क्या, एक तो देखिए टेक्निकल नो हाउ, इट इज अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड कलर्स। अभी क्या होता है, FMCG भी एक है ना बेसिकली ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और वो यहाँ पे वहाँ पे टेक्निकल नो हाउ बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कस्टमर अप्रूवल जो होते हैं, एवरेज साइकिल जो होती है कस्टमर अप्रूवल को लेने के लिए 10 साल लग जाते हैं। और वहीं पे एक सिंगल प्रोडक्ट का अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं फर्स्ट ऑर्डर मिलने के लिए। तो अब ये क्यों इतना लंबा टाइम क्यों होता है, आप समझो। अगर आप मान लीजिए डेयरी मिल्क खरीदते हो, डेयरी मिल्क का जो कलर आता है ब्राउन आता है, अगर वो ब्राउन कलर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो आज आपने को समझ जाएगा। ठीक है ना। ब्राउन से अगर लाइट ब्राउन हो गया या फिर थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया तो अपने को समझ जाएगा, और जो डेयरी मिल्क रोज खाता है उनको पता पड़ेगा। तो दैट है ना इम्पैक्ट्स द कंज्यूमर। वो उसको क्या लगेगा, यार ये तो जो डेयरी मिल्क है ये खराब है, ठीक है, या फिर ये नकली डेयरी मिल्क है। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है कलर का। ठीक है। कलर बिकॉज है ना एक FMCG प्रोडक्ट के अपने अपने ना मतलब दिखता है, सो जो दिखता है ना वो यहाँ पे कभी उसमें आदमी छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसलिए डेयरी मिल्क जैसे कि मॉन्डेल्स जो इनकी होल्डिंग कंपनी है वो बहुत सोच समझ के यहाँ पे है ना एक अपना पार्टनर चुनेगी जो ये फूड कलर देता होगा। अगर उसने कुछ भी ऊपर नीचे किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये जो बिजनेस होता है ना उसमें बहुत ज्यादा हाई एंट्री बैरियर है। डेयरी मिल्क अभी आपका जो फूड कलर है वो हर किसी से नहीं खरीद सकती है। अगर उसके कलर बदल गए तो उसका प्रोडक्ट बदल जाएगा, और प्रोडक्ट बदला तो वो फिर बिकेगा नहीं। वो मतलब इतना इंपैक्ट करता है। रेगुलेटेड मार्केट है। देखिए रेगुलेटेड मार्केट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह की कंपनीज का मतलब रेगुलेटर्स का अप्रूवल लगता है, और वहीं पे इनका जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो कंपनीज होती है ना इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, जब भी आप किसी कस्टमर का आप वो जीतते हो कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए ITC वगैरह, तो वो इनके प्लांट में आके विजिट करते हैं, इनके पूरे प्रोसेस को समझते हैं, इनका प्लांट का ऑडिट करते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, और बिल्कुल है ना मतलब स्ट्रिक्ट एकदम यहाँ पे मॉनिटरिंग रहती है इनके ओवरऑल यहाँ पे इस इंडस्ट्री पे। ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया अभी अगर आप देखोगे इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, एक तो अनलेवरेज्ड बैलेंस शीट है और रेवेन्यू विजिबिलिटी है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है। अच्छा अगर आप देखोगे तो इनका जो लॉन्ग बेसिकली MNCs और कंपनीज के साथ यहाँ पर रहता है, डाइवर्सिफाइड यूजेज है, इंडस्ट्री भी डाइवर्सिफाइड है, प्रोडक्ट वेरिएंट्स भी बहुत सारे, कस्टमर और जोग्राफी भी फैला हुआ है। ठीक है। रेगुलेटरी बैरियर्स मैंने आपको बताया था। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें कौन कौन लोग हैं, तो मानिक करके एक फैमिली है, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पे है उस एग्जीक्यूशन में, और विपिन मानिक जो है इनके कंपनी के चेयरमैन और MD जो कि बहुत टाइम से इस बिजनेस में है। अच्छा वहीं पे अगर आप देखोगे इनका 35 ईयर्स का विपिन मानिक का जो है बेसिकली एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, कलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे जो मिहिर मानिक है वो 15 साल से हैं, और मितेश मानिक यहाँ पे जो CFO है वो 17 साल से है। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली एक मतलब फैमिली ओन्ड ही कंपनी है। और फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे Q1 के रिजल्ट्स आए, तो मैं आपको बता दूं Q1 के जो रिजल्ट्स है ना कंपनी के Q-on-Q और Y-o-Y बेसिस पे भी अच्छे थे। अगर आप देखोगे कंपनी का Q1 रिजल्ट Y-o-Y बेसिस पे 157% से रेवेन्यू बढ़ता है, 87% से EBITDA, पैट यहाँ पे 100% से बढ़ता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत अलग अलग जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। EBITDA मार्जिन जो है Q1 में जो रेवेन्यू ऑपरेशंस थे ना 40 करोड़ का यहाँ पे इनने वो किया था बेसिकली। अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे जो बेसिकली रेवेन्यू था वो 103 करोड़ का था, और वहीं पे Q4 के अंदर जो रेवेन्यू था वो 97 करोड़ का था, तो वो भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं पे EBITDA मार्जिन्स जो है वो Q1 FY21 में सबसे ज़्यादा थे, बट यहाँ पे वो तो बेसिकली है ना Q1 FY21 तो एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, बट Q4 से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका जो EBITDA मार्जिन है 18 से मतलब 19% के लगभग आता है। वहीं पे पैट मार्जिन यहाँ पे 13% का है, और पैट के अंदर भी कंपनी ने ग्रोथ पुट ऑन करी है। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने हर तरफ से यहाँ पे Q-on-Q Y बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ पुट ऑन करी है। अच्छा इनकी जो बाकी अदर कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
या FY21 की परफॉर्मेंस है जिसमें यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ पुट ऑन करी है। अभी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अभी तक तो स्टेबल रहे, बट यहाँ से है ना, यहाँ पे अब रेवेन्यू बढ़ने लग जाएंगे। अगर अपन देखें इस भी क्वार्टर में कंपनी ने 100 करोड़ का यहाँ पे अभी काम कर लिया है। लेट्स से अगर ये कंपनी का बिजनेस भी साइक्लिकल भी है तो भी कम से कम मैं मानता हूँ कि 350 करोड़ तक का रेवेन्यू तो कंपनी पोस्ट ऑन कर देगी। सो ये ग्रोथ है बेसिकली। और वैसे भी FY21 को अपने को थोड़ा इग्नोर भी करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। ओवरऑल यहाँ पे FMCG प्रोडक्ट या ब्यूटी केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है, तो इसमें यहाँ पे ना वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं थी, ठीक है ना। हर कोई अब यहाँ पे ना पेंडेमिक के दौरान डेयरी मिल्क नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगी। और पैट वगैरह की ग्रोथ वगैरह है अभी तक तो यहाँ पे जो ग्रोथ है फिनेंशियल्स में यहाँ पे बहुत डिसेंट थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने अपने मार्च पिछले 4-5 साल का यहाँ पे वो बताया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो 192 करोड़ से अभी 266 करोड़ का रेवेन्यू है। तो एज ऑफ नाउ तो ग्रोथ नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर देखिए कंपनी की जो बोरिंग्स है बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। 1.9 करोड़ की बोरिंग्स है। अगर अपन देखिए 1.9 करोड़ और यहाँ पे 28.2 करोड़ की, यहाँ पे लगभग 30 करोड़ की इनकी बोरिंग्स है। फिर थोड़े बहुत ट्रेड पेबल है 27 करोड़ की, तो 57-60 करोड़ की टोटल इनकी लगभग बोरिंग्स है। बट कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 करोड़ का यहाँ पे कैश पड़ा है और 6 करोड़ का यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे तो बेसिकली बैंक में बैलेंस है। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनकी लॉन्ग टर्म डेप्ट है नहीं, छोटी मोटी शॉर्ट टर्म डेप्ट है, वो भी ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स के अलावा एक छोटी मोटी बैंक की 30 करोड़ की यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोन है। तो दैट इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल। ओवरऑल यहाँ पे जो डेप्ट टू इक्विटी है वगैरह वो सब ठीक है। अच्छा, पीपीई में यहाँ पे मेरे को एक जो चीज़ अजीब लगी है वो बेसिकली यहाँ पे इनका पीपीई का बैलेंस कम हुआ है। जनरली एक इन्वेस्टिंग कंपनी में देखा जाता है, मतलब जो ग्रोइंग कंपनीज होती है उसके अंदर देखा जाता है कि ये पीपीई बेसिकली यहाँ पे बढ़ता है। तो अगर आप देखोगे तो उसका भी मेरे पास जवाब है कि कैसे बढ़ रहा है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो जहाँ पे 5.5 करोड़ था वो अब 8.5 करोड़ हो गया। तो बेसिकली इतना यहाँ पे नेट एडिशन होने वाला है पीपीई के अंदर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े कंसर्न होते जा रहे हैं, लगातार ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कंपनी अपना सामान बेच रही है बट यहाँ पे ना लोग बाग पैसा नहीं चुका रहे। और देखिए ये बेसिकली एक ना B2B बिजनेस होता है, आप समझो, आपको है ना उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो जाइंट्स है ITC वगैरह, उनका अगर टर्म से पेमेंट का ये है कि भैया 60 दिन में पैसा देंगे, तो आप 60 दिन से पहले नहीं कर सकते, आपको उनके साथ बिजनेस भी करना रहता है, ठीक है। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो कि मार्च 21 में तो केवल 2.8 करोड़ का किया था, बट मार्च 20 में यहाँ पे 12 करोड़ का किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने को ट्रैक करना है इस बार इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज कितना होता है। और दूसरा अपने को ये देखना है बेसिकली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस कितना चलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। बाकी अगर आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह और बोरिंग्स वगैरह बताइए कंपनी ने कितनी अभी इनकी जो बोरिंग्स है बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही कंसीडर करिए। ROCE जो इसका लगभग 25% है, ROE अगर आप देखोगे 22% है, नेट डेप्ट टू इक्विटी का रेशो भी बहुत कम है। सो ओवरऑल दिस इज द कंपनी जो यहाँ पे अपन आप देख सकते हो। अगर आप पी रेशो की बात करते हो तो 38 का पी चल रहा है इनका, ठीक है। उसके बाद प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखते हो तो 10 का है। EV टू EBITDA रेशो 26 का है। PG रेशो इनका 1 से ज़्यादा है, मतलब ये खराब होता है, मतलब प्राइस आपकी तेज़ी से बढ़ रही है, अर्निंग्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। देखिए अभी तो ये बेसिकली बिजनेस है ना, बेसिकली अभी एक मतलब अपने इसका जो शेयर प्राइस है वो एक काफ़ी फेयरली वैल्यूड हो चुका है, बट आने वाले टाइम में अगर अपने को फ्यूचर पे बैट करना है तो बिल्कुल बिल्कुल ये बन सकता है। अच्छा, इनकी जो बेसिकली इनका जो पीयर है वो है डायनामिक प्रोडक्ट। तो डायनामिक प्रोडक्ट्स बेसिकली इसी बिजनेस में काम करता है। तो अगर आप देखोगे तो वो फूड कलर्स का ही काम करता है। उसका जो PE 21 का है, उसका प्राइस टू बुक रेशो 4 का है, EV टू EBITDA रेशो भी उसका कम का है। और वहीं पे उसका जो मार्केट कैप है 644 करोड़ का है, और उसकी जो बेसिकली एनुअल सेल्स रहती है 222 करोड़ की रहती है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो सेल्स रहती है वो 330 करोड़ की रहती है। सो अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे बेसिकली वो बिजनेस यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड है, मतलब ये है ना काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली बैट यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस पे नहीं है, अपन यहाँ पे बैट कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर पे, जो वो कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं 3500 मेट्रिक टन पर एनम से जो 8,500 मेट्रिक टन पर एनम पे जाने वाले, उस पे यहाँ पे बैट है। तो इसलिए वो यहाँ पे वैल्यूएशंस में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमेशा से देखा गया है कि बेसिकली प्रमोटर्स का स्टेक एकदम स्टेबल रहा है। DIIs ने और FIIs ने अपना बेसिकली अगर अपन देखिए तो FIIs ने स्टेक थोड़ा बहुत कम किया है, बट DIIs ने अपना थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पे ऐड किया है, जो कि बहुत टाइम बाद यहाँ पे कोई DII यहाँ पे आया है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने को किसी बड़े आदमी को फॉलो नहीं करना है। टेक्निकल्स की बात करें तो सभी मूविंग एवरेजेस अभी यहाँ पे आपको बाय के संकेत दे रहे हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है 375 का पहला रेजिस्टेंस है, जो बेसिकली कंपनी के लगभग ऑल टाइम हाई के आजू बाजू चल रहा है, और वहीं पर सेकंड रेजिस्टेंस 415 का है। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी है ना रिसेंट में थोड़े बहुत स्मॉल कैप वगैरह में यहाँ पे है ना वो आया था, तो उसके बाद से कंपनी ने जो एक बीच में अभी लो बनाया 1 महीने का, तो 285 का है, वहाँ से कंपनी ने अभी रिकवरी दिखाई, और यहाँ पे जो रिकवरी आ रही है वो वॉल्यूम्स के साथ आ रही है।
तो अभी अगर आप देखोगे छोटा, अगर आपको चार्ट पैटर्न देखना है मतलब 1 महीने का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग होगी कि जो पुराना हाई है उसको सबसे पहले यहाँ पे तोड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बैट करता है तो 330 पे लेके इसको यहाँ पे जो इनका ऑल टाइम हाई है जो 370 375 का है, वहाँ तक आप यहाँ पे मान सकते हो कि ये इतनी रैली आ जाएगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पे सही बाइंग रेंज क्या होती है, तो सही बाइंग रेंज अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को ऐड करना है तो मैं आपको बोलूँगा 300 रुपये तक के एक जो लेवल्स है वो अच्छे लेवल्स है, वहाँ पे आप यहाँ पे बाइंग करें। और बाकी मैं भी जो आपको बताऊँगा लेवल्स कैसे दूँगा, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका दूंगा। कभी भी किसी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो क्या करो, आप कुछ भी मत करो। जैसे अभी 330 चल रहा है ना, 330 पे आप पहली बाय कर लो, ठीक है। आप 10% क्वांटिटी इस भाव पे खरीद लो। अब क्या होगा, अगर मान लो स्टॉक टूटता है तो अपने को सीधा जो बाइंग करनी रहेगी ना वो 300 रुपये पे करेंगे, और उसके बाद जो अपन लेवल लेंगे 285 का लेंगे, ठीक है। ये 2 बाइंग लेवल्स लेंगे। अगर मान लीजिए स्टॉक बढ़ने लग गया, 330 के ऊपर से चलने लग गया वापस, तो फिर अपन अगली बाइंग कब करेंगे, यहाँ पे 340 पे, 350 पे, इस तरीके से करेंगे। ये बेसिकली स्टैगर्ड बाइंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। इससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो पोजीशन होती है ना वो हेज रह जाती है। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कभी भी सारी क्वांटिटी एक साथ एक भाव पे नहीं खरीदनी है। देखिए, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो भी आप है ना छोटी छोटी क्वांटिटी छोटे छोटे हर भाव पे खरीदते हुए चलेंगे ना, तो आपको पता रहेगा। मतलब आपने अगर 330 पे खरीदा, आप देखिए स्मॉल कैप शेयर है, और एकदम से अगर टूट गया 250 हो गया, तो भी क्या हुआ, आपके पास है ना मतलब 10% क्वांटिटी थी, ठीक है। मतलब आपने अपनी, मान लीजिए अभी मेरे को अगर 100 शेयर लेने हैं और मैंने अगर 330 में 10 लिए, ठीक है, तो भी अगर मान लीजिए वो टूट गया तो मेरे को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। बट मैंने 100 के 100 शेयर उसी भाव पे ले लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से किया जा सकता है। और जब भी स्टॉक ऊपर नीचे होगा तो अपन अपनी पोजीशन को भी एवरेज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली स्ट्रेटेजी। अभी टारगेट की बात करते हैं। पहला टारगेट जो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा वो 375 का रहेगा। बाकी मैं लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को किधर देखता हूँ, मतलब आने वाले 6-7 महीने में कहाँ जा सकता है, तो ये 475 से 500 रुपीज़ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान कर रही है, और अगर इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ आई, ठीक है, रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर बढ़ता गया और कंपनी को यहाँ पे नए कस्टमर्स और मिलते गए, तो यहाँ पे स्टॉक अगर नेक्स्ट जो एक टारगेट रहेगा वो 600 रुपये तक का रहेगा। एज ऑफ नाउ मैं अभी 1 साल का एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके जो चल रहा हूँ वो 600 रुपये तक का लेके चल रहा हूँ, जो यहाँ पे हिट ऑन कर सकते हैं। चलिए, बाकी ये शेयर ने जो रैली मैं आपको बता दूं, ये स्टार्ट करी थी 100 रुपये के लगभग से स्टार्ट करी थी। बट जनरली अपने को हर मल्टी बैगर को शुरू से नहीं देखना है, थोड़ा बहुत चलने के बाद भी देखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाते हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो। आप हमें टेलीग्राम पर भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बाकी इस कंपनी से रिलेटेड और भी कभी जो अपडेट्स रहेंगे वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।